हमारे सामने IBPS क्लर्क मेंस 2025 की तैयारी के लिए एक जनरल अवेयरनेस मास्टर क्विज है। अब देखिए, पहली नजर में तो ये बस 10 सवालों की एक लिस्ट लगती है। लेकिन आज हम इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखने वाले हैं। हम इसे सिर्फ एक क्विज नहीं, बल्कि एक तरह का कह सकते हैं ब्लूप्रिंट मानेंगे। एक नक्शा। हाँ, एक ऐसा नक्शा जो हमें शायद परीक्षक के दिमाग के अंदर ले जाता है। तो हमारा मिशन सिर्फ सही जवाब जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि यही सवाल क्यों। बिल्कुल, ये एक तरह की रिवर्स इंजीनियरिंग है। अच्छा, हम जवाब से सवाल की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि सवाल से उस सोच की तरफ जा रहे हैं जो ये तय करती है कि एक बैंकर को आखिर क्या-क्या जानना चाहिए। मतलब ये सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि देश की धड़कन किन मुद्दों में बसती है। एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था के बुनियाद से। पहला सवाल RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पर है। अगस्त 2025 में रेपो रेट 5.50% पर सेट किया गया। ये शायद सबसे प्रिडिक्टेबल सवाल है बैंकिंग की तैयारी करने वालों के लिए। हाँ, ये तो है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक नंबर रटने का मामला है, या इसके पीछे कोई गहरी कहानी भी है? नहीं, ये सिर्फ एक नंबर बिल्कुल नहीं है। आप इसे ऐसे समझिए कि ये पूरी अर्थव्यवस्था का थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट, दिलचस्प। हाँ, रेपो रेट वो चाबी है जिससे RBI तय करता है कि बाजार में कितना पैसा रहेगा और कितना नहीं। महंगाई बढ़ रही है तो RBI इस रेट को बढ़ाकर पैसे की सप्लाई को थोड़ा टाइट कर देता है, ताकि कीमतें काबू में आए। बिल्कुल। और अगर विकास को थोड़ा धक्का देना है तो इसे कम कर देते हैं ताकि कर्ज सस्ता हो जाए। तो ये जो 5.50% का आंकड़ा है वो हमें उस वक्त की आर्थिक स्थिति का एक स्नैपशॉट देता है। मतलब ये आंकड़ा अपने आप में एक पूरी आर्थिक नीति का बयान है। और सोर्स में SDF 5.25% और MSF 5.75% का भी जिक्र है। तो ये इस थर्मोस्टेट की सेफ्टी वाल्व की तरह हुए। एकदम सही उपमा है, बिल्कुल सही कहा। ये दोनों दरें रेपो रेट के चारों ओर एक कॉरिडोर बना देती हैं। अच्छा, SDF वो निचली सीमा है और MSF वो ऊपरी इमरजेंसी खिड़की। ये पूरा सिस्टम पक्का करता है कि ब्याज दरें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ना हो। तो परीक्षक यही जानना चाहता है कि आपको सिर्फ हेडलाइन नंबर पता है या आप पूरा सिस्टम समझते हैं। समझ गए। तो RBI अर्थव्यवस्था का रेगुलेटर है, स्टीयरिंग व्हील उसके हाथ में है, लेकिन इस गाड़ी के जो सबसे बड़े इंजन है वो कौन चला रहा है? और यहीं से हम दूसरे सवाल पर आते हैं। 2025 की बार्कलेज हुरुन इंडिया लिस्ट, अंबानी परिवार के बिजनेस का वैल्यूएशन 28.2 लाख करोड़ रुपए। मतलब ये संख्या इतनी बड़ी है कि दिमाग चकरा जाता है। और यही चकरा देने वाली बात ही इस सवाल का असली मकसद है। देखिए, 28.2 लाख करोड़ रुपए सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की कुल GDP का लगभग 10% है। और ये एक ही व्यावसायिक घराने से आ रहा है। अरे बाप रे! तो ये सवाल इसलिए नहीं है कि आपको अंबानी परिवार के बारे में जानना है, बल्कि इसलिए कि आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में शक्ति का संतुलन कैसा है उसका अंदाजा हो। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं, ये तो पूरी इकोनॉमी का एक्सरे है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने देखा कि परीक्षक का दिमाग अर्थव्यवस्था के बड़े लीवर्स जैसे रेपो रेट और बड़े नंबर्स जैसे कॉर्पोरेट वैल्यूएशंस पर टिका है। देखते हैं सरकारी योजनाओं में भी यही पैटर्न है या नहीं। चलिए देखते हैं। अगला सवाल PM स्वनिधि योजना के विस्तार पर है। नई डेडलाइन है 31 मार्च 2030 और आवंटन 7,332 करोड़ रुपए। पहली नजर में ये एक सामान्य सरकारी घोषणा लगती है। हाँ, लगती तो है। लेकिन ये सिर्फ एक प्रशासनिक अपडेट नहीं है। अच्छा। किसी योजना का इतने लंबे समय के लिए विस्तार करना, वो भी 2030 तक, ये एक नीतिगत बयान है। ये दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकता में कौन है। स्ट्रीट वेंडर्स जी। ये योजना हमारी अर्थव्यवस्था के सबसे जमीनी हिस्से से जुड़ी है। तो इसका विस्तार ये बताता है कि सरकार के लिए वित्तीय समावेशन कोई शॉर्ट टर्म उपाय नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। परीक्षक यही देखना चाहता है। समझ गई। तो तारीख और रकम सिर्फ डेटा नहीं है, ये सरकार के इरादे का सबूत है। अच्छा, तो जमीनी स्तर से अब चलते हैं डिजिटल दुनिया में। अगला सवाल है ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के बारे में। रियल मनी गेमिंग पर प्रतिबंध तोड़ने पर सजा 3 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना। ये तो बहुत ही सख्त लगता है। और यही सख्ती इस सवाल का दिल है। मतलब ये सवाल हमें दिखाता है कि कैसे कानून तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी का पीछा करने की कोशिश कर रहा है। ऑनलाइन गेमिंग अब सिर्फ बच्चों का खेल नहीं रहा, ये अरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है। सही बात है। लेकिन इसके साथ वित्तीय धोखाधड़ी और लत जैसे बड़े सामाजिक जोखिम भी हैं।
तो ये जो सजा की गंभीरता है, 3 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना, ये साफ संकेत है कि सरकार इसे बहुत गंभीरता से ले रही है। दिलचस्प। इसका मतलब नए कानूनों में परीक्षक के दिलचस्पी उन प्रावधानों में ज्यादा होती है जिनका समाज पर सबसे ज्यादा असर होता है, जैसे सजा। एकदम। तो अब तक हमने भारत के आंतरिक मामलों को देखा, लेकिन कोई भी परीक्षा भारत की दुनिया में जगह को तो नजरअंदाज नहीं कर सकती। कभी नहीं। अगला सवाल इसी पर है। IMF में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में उर्जित पटेल की नियुक्ति, क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति को अच्छी नौकरी मिलने की खबर है या इसका भारत के लिए कोई बड़ा मतलब है? नहीं, ये बहुत बड़ा सांकेतिक कदम है। देखिए, IMF दुनिया की आर्थिक सेहत पर नजर रखने वाली सबसे ताकतवर संस्थाओं में से एक है। जी, आप उस संस्था के बोर्ड में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे भेजते हैं, इससे बहुत कुछ पता चलता है। एक पूर्व RBI गवर्नर को इस पद पर नियुक्त करना, ये दुनिया को एक संदेश देता है। क्या संदेश? कि भारत अपनी आर्थिक नीति को बहुत गंभीरता से लेता है और उसके पास वैश्विक मंच पर योगदान देने के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञता है। ये भारत की सॉफ्ट पावर है, ये कूटनीतिक चाल है। बिल्कुल। और ये दिलचस्प है। मतलब अब IMF में भारत की बात को और ज्यादा वजन दिया जाएगा। और वित्तीय शक्ति से लेकर अब बात करते हैं मानवीय शक्ति की। इंडिया जापान ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज प्लान। इसके तहत अगले 5 सालों में 50,000 स्किल्ड वर्कर्स जापान जाएंगे। यह आंकड़ा मुझे थोड़ा हैरान करता है। हम हमेशा ब्रेन ड्रेन की नकारात्मक बातें सुनते हैं ना? हाँ, सुनते हैं। लेकिन यहां तो सरकार इसे एक उपलब्धि की तरह पेश कर रही है। यह भारत के लिए फायदे का सौदा कैसे है? यह 21वीं सदी की कूटनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। आप इसे 2 देशों की डेमोग्राफी का एक आदर्श मिलन कह सकते हैं। डेमोग्राफी का मिलन? हाँ। एक तरफ जापान है, जहां आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है, उन्हें कुशल कामगारों की सख्त जरूरत है। और दूसरी तरफ भारत है, दुनिया की सबसे युवा आबादी के साथ। एकदम। तो ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये एक तरह का ब्रेन एक्सपोर्ट है, एक संगठित समझौता। यह दिखाता है कि आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिर्फ व्यापार और रक्षा तक सीमित नहीं है। वाह! यानी एक नंबर 2 देशों की सामाजिक आर्थिक हकीकत को जोड़ रहा है। ठीक है, तो हमने अर्थव्यवस्था, नीतियों और वैश्विक मामलों को समझ लिया। लेकिन कोई भी राष्ट्र सिर्फ इन चीजों से तो नहीं बनता। सही बात है। वो अपनी संस्कृति, समाज और अपने नायकों से भी बनता है। अगला हिस्सा इसी पर है। सवाल है एशियन नोबेल प्राइज कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 के बारे में, जिसे भारतीय संस्था एजुकेट गर्ल्स ने जीता। देखिए, जब भी कोई भारतीय संस्था या व्यक्ति वैश्विक मंच पर सम्मानित होता है, तो वो परीक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। लेकिन यहाँ एक और परत है। एजुकेट गर्ल्स लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती है, जो भारत के लिए एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। जब इस तरह के काम को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलती है, तो ये उस पूरे क्षेत्र के महत्व को बढ़ा देता है। परीक्षक का ध्यान उस पर जरूर जाता है। बिल्कुल। और इसी समाज से जुड़ा एक और सवाल है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ये स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का एक लाजवाब मिश्रण है। अच्छा। ट्री वुमेन ऑफ इंडिया कही जाने वाली सालूमाराडा थिम्मक्का को पद्मश्री किस साल मिला था? उनका हाल ही में 114 साल की उम्र में निधन हुआ, जो कि करंट अफेयर है। लेकिन सवाल पूछ लिया 2019 के एक पुरस्कार के बारे में। ये तो एक तरह की गूगली है। हाँ, और परीक्षक अब यही खेल खेल रहे हैं। वो सीधे सीधे स्टैटिक सवाल नहीं पूछते। तो वो क्या करते? वे आज की किसी खबर को उठाते हैं, जैसे थिम्मक्का जी का निधन, और उसे एक हुक की तरह इस्तेमाल करके आपसे 5-6 साल पुराना कोई तथ्य पूछ लेते हैं। यह आपकी रटने की नहीं, बल्कि जानकारी को जोड़ने की क्षमता को परखता है। मतलब क्या आप डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं? एकदम। ये तो सच में तैयारी का स्तर बढ़ा देता है। और अंत में एक सवाल जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा है। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स के मुताबिक भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा था? जवाब है मैंगलोर। अब इसमें शहर के नाम के अलावा और क्या छिपा है? इसमें एक बहुत जरूरी आदत की ओर इशारा है। ज्यादातर लोग सूचांक और रिपोर्ट वाले सवालों में सिर्फ भारत की रैंक या टॉप शहर का नाम याद करते हैं। हाँ, मैं भी शायद यही करती। लेकिन परीक्षक एक कदम आगे जाता है। वो जानना चाहता है कि क्या आपको रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था का नाम पता है? यहाँ ये नुम्बियो है। अच्छा। ये दिखाता है कि सिर्फ क्या जानना काफी नहीं है, किसने कहा ये जानना भी उतना ही जरूरी है। तो इस पूरी जासूसी के बाद अगर हमें परीक्षक की सोच को कुछ पॉइंट्स में समेटना हो तो क्या कहेंगे? मुझे कुछ पैटर्न साफ दिख रहे हैं। बताइए। पहला, रेपो रेट जैसी आर्थिक नीतियां
तैयारी की नींव है। दूसरा, सरकारी योजनाओं में सिर्फ नाम नहीं, उसका विस्तार, डेडलाइन और पैसा सब जरूरी है। तीसरा, नए कानूनों में सजा जैसे प्रावधान। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में दिए गए वो खास आंकड़े। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और इन पैटर्न्स को समझ लेने के बाद तैयारी की रणनीति खुद ब खुद साफ हो जाती है। कैसे? सोर्स का सुझाव बहुत सटीक है। अपना लगभग 70% समय 3 बड़ी चीजों पर लगाना चाहिए: बैंकिंग और अर्थव्यवस्था, सरकारी योजनाएं और करंट अफेयर्स। बाकी 30% समय दूसरे विषयों के लिए। और सबसे बड़ी बात एक मानसिकता विकसित करने की है। जब भी कोई खबर पढ़ें, एक पल रुककर सोचें, अगर मुझे इससे एक सवाल बनाना हो तो मैं क्या बनाऊंगा? ये एक्टिव लर्निंग है। वाह! जानकारी को दिमाग में भरने के बजाय उसके साथ जुड़ना। बिल्कुल। यह हमें बताता है कि एक राष्ट्र के रूप में हमारे लिए क्या मायने रखता है, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी नीतियां और दुनिया के मंच पर हमारी भूमिका। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाता हूं। सालू मराडा थिम्मका पर बना सवाल हमें याद दिलाता है कि वर्तमान हमेशा अतीत से जुड़ा होता है। उनके निधन ने हमें उनके जीवन भर के काम को फिर से याद करने का अवसर दिया। इस तरह के सवाल सिर्फ आपकी याददाश्त का इम्तिहान नहीं लेते, वे ये परखते हैं कि क्या आप आज की किसी घटना को इतिहास और समाज के बड़े ताने बाने में रखकर देख सकते हैं। और शायद यही एक परीक्षा पास करने से भी बड़ा लक्ष्य है, एक सूचित और जागरूक नागरिक बनना।